Okay, today we are going to discuss the topic mass spectrometry. Right, the mass spectrometry, it is a technique which was previously used. Please write down. Which was previously used. Previously mean at the start of our syllabus. Used to determine the exact masses of isotopes and their relative abundance. This was the first part of the syllabus where we applied for that we use this technique to determine if an element exists in the different form of isotopes, right? How many isotopes does it have and what are their relative abundances? Obviously, then isotopes ka mass or iski abundance, they were combined together and used in a formula to determine the relative atomic mass. This is the part which we have already learned in this atomic structure wala section mein, right? And now over here in this section, we are going to use the same technique to look at or determine the structure of organic molecules, right? Here we are going to look at the structure of organic molecule. Here it will help us to look into the structure and molecular mass of an organic compound. Okay, next. Please pay attention. So, how it helps? First, I'll let you know how this mass spectrum works. But having said that, this is not the part of the syllabus which you are supposed to learn. I'm going to tell you so you can understand the next part, जो इसके results होते हैं, जो कि mass spectrum जिसको बोलते हैं. But first, I'll tell you how the mass spectrometer works actually. If this is an instrument, for example, which we call it a mass spectrometer. I'm giving a disclaimer again and again कि ये इसकी वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, बट हमें अंडरस्टैंड करना है फिनोमेना, इसलिए हम इसकी वर्किंग देख रहे हैं. वो कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर इज जस्ट लाइक अ पीसी एट योर होम. आप समझें कि आपने क्लोरीन इसमें से पास कर दिया. हमें इस वक्त नहीं पता कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं. वी हैव नो आइडिया क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और उसके क्या मास होते हैं. वी सपोज कि हमें नहीं पता. दिस द फर्स्ट टाइम हमने इसको इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पास कर दिया. इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट कर रही होती है, फायर कर रही होती है. वो इलेक्ट्रॉन जब इस क्लोरीन एटम पे लगते हैं तो इसके जो वैलेंस शेल में से 7 इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक को नॉकआउट कर देते हैं. जैसे स्नूकर में नहीं होता, आप स्ट्राइकर बॉल से दूसरी बॉल को नॉकआउट कर देते हैं. सो यहां भी यही होता है. तो 4 क्लोरीन एटम्स, आई सपोज आई पास्ड ऑल 4 ऑफ देम का एक एक इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन दैट, एक एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया. तो उन चारों पे क्या चार्ज आ जाएगा? इफ वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, व्हाट इज द चार्ज? पॉजिटिव. फिर इसके आगे इसी स्पेक्ट्रोमीटर के अगले हिस्से में यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इन पॉजिटिव आयन को आगे पुल कर देना. फिर आगे हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड से तो लेट से ये यहां तक आ जाते हैं. अब चारों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक ही लाइन में चल रहे हैं. लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड के सामने पहुंचते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इनको एक पुश देती है. अब वो पुश उनके मास पे डिपेंड करता है कि जो जितना लाइटर होगा उसको ज्यादा पुश फील होगी, जो जितना हैवियर होगा उसको कम पुश फील होगी, या इन अदर वर्ड्स वो उसको पुल कर रही होती है. तो फ्रॉम हियर ऑन अपने मास के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. अगर तो चारों का मास एक जितना होता तो चारों एक ही पाथ पे चलते रहते,
बट यहाँ क्या हुआ इन दिस पर्टिकुलर केस कि यहां से आगे ये दो पाथ्स में डिवाइड हो गए। कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए? दो हिस्सों में। इसका मतलब था कि इसमें दो तरह के मैसेज थे। ये ऐसे ही है कि अगर यहां से आयरन बॉल्स नीचे गिर रही हो और मैं यहाँ एक मैग्नेट लगा दूं, तो जब वो आयरन बॉल्स उस मैग्नेट के सामने आएंगी तो अट्रैक्ट होंगी ना उसकी तरफ। तो जो जितनी हल्की होगी, लाइटर होगी, वो उसके ज्यादा करीब चली जाएगी। तो इससे वो अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहां से आगे व्हाट हैपेंस कि थ्री ऑफ द क्लोरीन पॉजिटिव आयन दे फॉलो वन पाथ एंड वन ऑफ देम फॉलो अनदर पाथ, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि चार में से तीन क्लोरीन एटम का मास एक जितना है और चौथे का मास डिफरेंट है। राइट? ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होते हैं ये वाले, इन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को यूज करके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको यूज करके, हमारे सिलेबस में नहीं है सब, हम इनके मैसेज निकाल लेते हैं कि अच्छा जो इन पे डिफ्लेक्ट हुए हैं ना Cl3, इसमें हर एक का मास 35 है और जो नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है उसका मास कितना है? 37। फिर ये यहां जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिससे पता चल जाता है कि इनके आपस की रेशो क्या है। बट हैविंग सेड दिस ऑल, व्हाट आई एम सेइंग कि इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिनोमेना गोइंग ऑन। राइट? अब सवाल आएगा जब इसके रिजल्ट्स, अब जब यही रिजल्ट्स हैं वो हम कैसे लेते हैं? दीज रिजल्ट्स आर प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रम, इन अ फॉर्म ऑफ सॉरी ग्राफ विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम। कैसे? इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये जिसमें इस साइड पे वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस है और एक्स एक्सिस पे एम ओवर ई वैल्यू है। ये क्या चीज है? एम ओवर ई वैल्यू, रिलेटिव अबंडेंस तो मुझे समझ आता है इनकी आपस की रेशो, ओके, या परसेंटेज अबंडेंस भी कहते हैं इसको। व्हाट इज एम ओवर ई रेशो? मास डिवाइडेड बाय चार्ज वैल्यू। अब आप कह रहे हैं लेट्स से इन तीनों का मास कितना था? 35 35। चार्ज कितना है? +1। इसका मास कितना है? 37। चार्ज कितना है? +1। तो चार्ज एक तरह से हर दफा +1 है। तो जब मास को 4 से डिवाइड करोगे, 35 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 35। इसी तरह 37 को 1 से डिवाइड करोगे 37। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो बेसिकली मास है। अगर एलिमेंट पास किया तो आइसोटोपिक मास है। ओके, इन अदर वर्ड्स ये क्या है? मास है। इसको एम ओवर ई वैल्यू समझे, ये मास ओवर चार्ज वैल्यू है। तो अब इस केस में आपकी दो लाइंस आई, इधर देखें, एक ये और एक ये। दैट इंडिकेट्स कि क्लोरीन के कितने उन्हें पीक्स बोलते हैं, कितने आइसोटोप्स हैं? दो। एक का मास यहां आया 35, यहां आया 37, इसकी अबंडेंस आई 75, इसकी अबंडेंस आई 25। सो दिस इज हाउ यू गेट इट, दिस इज कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रम। फिर इसको हमने यूज किया था AR ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए। व्हाट विल बी द AR ऑफ क्लोरीन देन? 75 मल्टीप्लाइड बाय, जिसकी अबंडेंस 75 है उसका मास कितना है? 35। जिसकी अबंडेंस 30, मास 37 है उसकी अबंडेंस कितनी है? ओवर total abundance 100, 35.5. This is the part we have learned, right? So that was the first application. Okay, this is how we use the mass spectrometer to determine the, yeah. अब इसी में यही काम आज हम क्या करने लगे हैं? लेट्स assume, अब यहां से आगे चलता हूं, मैंने क्लोरीन की बजाय आज के when we are in the organic chemistry, तो मैंने एक कंपाउंड पास कर दिया C4H10। लेट्स से मुझे ये भी नहीं पता ये क्या है, मैंने पास कर दिया CXHY into this and we have to see what happens to this। इसी तरह का इसका स्पेक्ट्रम आएगा बच्चों, इसी तरह का, राइट? जिसमें एक तरफ क्या होगी? रिलेटिव अबंडेंस, दूसरी तरफ क्या होगी? एम ओवर ई वैल्यू। उस स्पेक्ट्रम को देख के मुझे इस रिजल्ट पे पहुंचना है कि CXHY क्या है। व्हाट इज द CXHY? ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या मैं कह देता हूं कि नहीं, मैंने यहां जो पास किया है वो CXHYOZ है, यानी इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन। सो आज का हमारा टास्क है, यू गॉट इट, it's a mass, it's the same mass spectrometer which we have been using to determine the relative atomic mass and the relative abundances. Now we are going to apply the same thing to determine what these compounds are, what are their molecular masses, what are their structures. Okay, got it? अब
और इसका रिजल्ट इसी तरह स्पेक्ट्रम में आएगा. सो बिफोर वी अप्लाई इट, आई एम गोइंग टू लेट यू predict or understand the mass spectrum, right? So इस mass spectrum में अब आप heading देंगे mass spectrum. Okay, first thing first, if you look at a mass spectrum, फिर हम इसमें organic compound apply भी करेंगे, but initially I just want to let you see if your mass spectrum comes to you, how you are going to read it. Okay, what will be your important points which you are going to take out of that mass spectrum? ये देखिए, ये एक mass spectrum है, याद रखें. Here is the mass spectrum. Axis मैंने बता दिए. What is on this side? Relative abundance. And what is on this side? M over E value, mass to charge value, which is actually the mass. Okay. Now, if you have, keep in mind, here are the peaks. This is the first one. This is the second one. Heights, I'm just drawing randomly at this moment. Now look at this. These are the peaks. This is 15, this is 29, this is 43, and this is 58. These are the peaks. So how you will read the mass spectrum? This is what first I'm going to teach you. The first thing, number 1 point you have to write. The peak at highest M over E value is known as molecular ion peak or M peak. So in every mass spectrum, the peak, not the height wise buddy, the peak at highest M over E value. यानी जो x axis में सबसे आगे peak होगी, from now on we are going to label that peak as M peak, right? For example, in this particular case, which I have drawn, which is M peak? Yes, this one is the M peak. Sorry? I'm not looking at the height. M over E value is this x-axis. So the peak जो सबसे आगे x-axis, that will be called M peak from now on. For example, if I draw another mass spectrum here, look, for example, here is the mass spectrum. Okay, it has the peaks like this. Wait. Now look, for example, here is the 64, here is the 46, 29, 15. Okay, now, which one is the same relative abundance and M over E value? What do you think? Which is the M peak? 64 is the M peak, right? Similarly, if I have another spectrum like this, here are the peaks for this spectrum, for example. What about this? Yes, this is M peak. So we are not bothered by the height. We are looking at the peak at the highest M over E value. Sorry, this was 15. Right, so now you understand, whenever you look at the mass spectrum, you will go to the right hand corner and you will label that peak as
M peak, regardless of height. Okay. Now, what this gives us information. इसी का पहला पार्ट है. Okay. Now मुझे ये तो पता चल गया ये M peak है. ये हमें information क्या देती है? It tells us. पहले बताता हूँ. It is due to molecular ion peak. It is due to the molecular ion of that compound. It is due to the molecular ion of that compound.